चलिए बच्चों, देखिए आज हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे 11th क्लास के अकॉर्डिंगली। बेसिकली 11th में 3 डायमेंशन यानी कि 3D में जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप, इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हम 12th में पढ़ते जा रहे हैं। वेक्टर और 3D ये दो टॉपिक होते हैं। वेक्टर इन्होंने 11th में नहीं दिया है, उसका फंडामेंटल भी नहीं दिया, लेकिन 3D में थोड़ा सा दिया हुआ है, एक दिन का वर्क है केवल, और 12th में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले तो 2D और 3D में बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे। आइए इधर देखिए, दो परपेंडिकुलर लाइनें हैं जो इस पूरे सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देंगे। ये आपका 2D में हो गया। 2D का मतलब हो गया प्लेन। 3D का मतलब होता स्पेस, इन स्पेस। क्लियर है? तो 3D में हम कैसे देखेंगे इसी चीज को, जल्दी से देखिए बच्चों इधर। मान लीजिए दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा, इसमें भी देखिएगा इधर, जैसे दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। आप जानते हो जी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो एक्स और वाई, देखिए जिस पर डैश लगा है वो निगेटिव को शो करता है, और जिस पर डैश नहीं लगा हुआ है वो पॉजिटिव को शो करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। सेकंड में जब आप आएंगे तो सेकंड में एक्स के ऊपर डैश लगा है, वाई ऐसे ही, यानी कि एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स और वाई दोनों पे डैश है तो दोनों निगेटिव। जब मैं फोर्थ में आऊंगा तो एक्स पे डैश नहीं है, वाई पे डैश है, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। अब जब बात हम 3D की करेंगे तो 3D में दो तो आपका ये हो गया वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज निगेटिव जेड एक्सिस। और तीसरा बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस। ये स्पेस की बात इसीलिए तो हो रही है। एक ढंग से अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, ये देखिए ये दो एक्सिस हो गए, दोनों परपेंडिकुलर है, दिख रहा, और ये एक तीसरा इसके ऊपर ऐसे लगा दूं तो ये तीनों पॉजिटिव को शो कर रहे हैं। अब इसी को इधर घुमा दूं, एक ऐसे बन जाएगा, इसको इधर घुमा दूं ऐसे बन जाएगा, और इसको मैं नीचे की तरफ ले जाऊं तो इस ढंग से जैसे हर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे हमारे 8 ऑक्टेंट होंगे। 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे 3D स्पेस में, और उनको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। 8 कैसे होंगे वो देखेगा। तो जैसे अब चूंकि ये एक्स एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ अब इसे कैसे फिगर के रूप में कैसे खड़ा करके दिखाऊं, खड़ा तो नहीं कर सकते इसको। तो फिर क्या करते हैं हम, इसको हम इस ढंग से डिनोट कर देते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव का मतलब ये जो ऐसे गया ना, ये इसका मतलब ध्यान से सुनिए, ये जो है दिस इज ये, और इसका मतलब है नीचे को डायरेक्शन। बोलो बच्चों, तो 8 ऑक्टेंट में कैसे डिवाइड हो गया। अब ये देखिए, जैसे देखो ये x वाई, ये x वाई प्लेन, ये x और ये z x z प्लेन, ठीक। ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव y एक ही हो गया, ये पॉजिटिव x नेगेटिव z एक ही हो गया। तो देखना 1 2 3 और 4। अब इसकी डायरेक्शन में नीचे तो 4 वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। तो टोटल कितने हो गए 8। तो ये 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करता है 3D में, और 2D में क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। क्लियर? अगर मैं 2D की बात करता हूं, 2D में अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लूं x और y, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, दिस इज y और दिस इज x। है ना, बोलो जल्दी से। यानी कि इस पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी y, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी x। क्यों होगी, अरे अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट लेना चाहूं सपोज q, तो ये x0 होगा कि नहीं होगा भैया। डिस्टेंस फॉर्मूले से pq क्या हो गया, x माइनस एक्स का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट।
यानी कि वाई स्क्वायर, वाई बना के नहीं बना, अरे वाई है, ऐसे ही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालूंगा तो ये पॉइंट हमारा 0 इंटू वाई आएगा। ठीक, इसे मैं अगर एन कह दूं तो पी एन आपका वाई के इक्विवेलेंट, एक्स के इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। अब आप आ जाइए 3D, तो 3D में आपने देखा this is x axis, this is y axis, this is z axis, पॉजिटिव ये तीनों। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका x y z, ठीक। अब एक चीज और है, 2D में अगर हम आएंगे, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लूंगा मैं तो y 0 होगा कि नहीं होगा? x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या हो गया, x 0, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या हो जाएगा, 0 y, हाँ या ना। 3D में अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट मुझे लेना है तो क्या बन जाएगा, x 0 0 होगा कि नहीं होगा? अरे y और z 0 होंगे, z एक्सिस पे क्या, y एक्सिस पे क्या होगा, 0 by 0, और z एक्सिस पे क्या होगा, 0 0 z, हाँ या ना। अब मुझे पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। भैया y एक्सिस पे भी हमने देखा कि जो पॉइंट है हमारा 0 by 0 हुआ कि नहीं, अगर मैं इसको q मान लूं तो PQ क्या हो जाएगा, अरे x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1, हाँ या ना। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि पी क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई है नहीं। एक ढंग से हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट पी है उसकी एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जल्दी बोलो, ये किससे हो गई, वाई एक्सिस से। और अगर जेड एक्सिस से निकालनी है तो क्या हो जाएगी, पी क्यू जेड एक्सिस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जल्दी बोलो। और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड, हाँ या ना, क्लियर। 3D को 2D से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगी। अब आइए 2D में, आपसे अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछेगा तो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या होगी एक्स एक्सिस की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं आप तो रिवाइज कर चुके हैं सर। y इक्वल टू 0 नहीं होगी, अरे एक्स एक्सिस पर y 0 होता है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, सबसे पहले दिन हमने क्या पढ़ी थी, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है y इक्वल टू b ली थी, और जो y एक्सिस के पैरेलल है वही लाइन हमने यहाँ पे ली थी जो एक्स एक्सिस के पे, ये y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू a ली थी कि नहीं, यस सर। अब इसको a को 0 कर दूंगा तो ये लाइन हमारी यहाँ आ गई, यस। तो ये x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन हुई, y एक्सिस की नहीं हुई थी, तो ऐसी x एक्सिस की कितनी थी, y इक्वल टू 0 थी या नहीं, यस। ऐसी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितनी होगी, x इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब यही चीज अगर हमें 3D में चाहिए तो क्या होगा, x एक्सिस की इक्वेशन बताइए, y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, y एक्स एक्सिस की हो गई, y एक्सिस की x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, और z एक्सिस की y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, हाँ या ना। अरे z एक्सिस का मतलब z एक्सिस पे क्या क्या 0 है, y और x ही तो 0 है, हाँ या ना, बात क्लियर हो गई। अब ऐसे 3D में अगर मैं आपसे कहूं कि x y प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x y प्लेन, x y प्लेन में अगर कोई पॉइंट मुझे लेना हो तो क्या होगा, z 0 नहीं होगा वहां पे, x y प्लेन में z 0 होगा कि नहीं, तो x y प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0, ये आप आराम से नोट्स बना लेंगे सारे, ठीक है ना। x एक्सिस की x y प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0, x z प्लेन की इक्वेशन y इक्वल टू 0, और
बाई जेड प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू जी। बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गई? और आइए थोड़ा सा इसे मैं हटा रहा हूं या इसे नोट करेंगे? आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों देखिए इसके बाद जैसे 2D में मैं करता हूं बात यहाँ पे कि बाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन पैरेलल टू बाई एक्सिस x इक्वल टू a लेते हैं हम, ऐसे इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b लेते हैं कि नहीं? पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b, ठीक। अब ऐसे 3D में आ जाइए आप। 3D में x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू x एक्सिस में, चलो y एक्सिस ही ले लो पहले। पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a z इक्वल टू c। पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगी? y इक्वल टू b z इक्वल टू c। पैरेलल टू z एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। बात समझ में आई या नहीं? अब 3D में आइए, x y प्लेन की इक्वेशन ऑफ x y प्लेन क्या हो जाएगी? यस, नहीं, z इक्वल टू कांस्टेंट c ले लो। इक्वेशन ऑफ नहीं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ x y प्लेन z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y z प्लेन x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ z x प्लेन y इक्वल टू 0। प्लेन पैरेलल टू दिस करेंगे अगर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x y प्लेन, पैरेलल टू x y प्लेन, तब z इक्वल टू c लेंगे। इधर क्या लेंगे? x इक्वल टू a, इधर क्या लेंगे? y इक्वल टू b, ठीक है। तो ये जैसे हमने 8 पार्ट एंड में बांटा है इसको, इसमें पूरी एक टेबल दी है आपकी एनसीईआरटी में, उसको आप देख लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे देखो, यस इधर देखो, जैसे ये हमने लिया x की पॉजिटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव, z की पॉजिटिव, इसको हम फर्स्ट पार्ट एंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं x की डायरेक्शन को नीचे कर दूं और ये दोनों पॉजिटिव ही रहने दें, यानी कि एक तो ये हो गया और एक इसके नीचे जिसमें x नेगेटिव हो गया, वो सेकेंड ऑक्टेंट हो जाएगा। उसी के बाद इधर आ जाएंगे नीचे वाले में, तो नीचे वाले में आने का मतलब हो गया z तो पॉजिटिव, y नेगेटिव और x नेगेटिव, वो थर्ड ऑक्टेंट हो जाएगा। इसी का ऊपर वाला पोर्शन ले लेंगे जिसमें z पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, वो आपका फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। इसी ढंग से ये सारे के सारे आप 8 के 8 ऑक्टेंट देख लेंगे, आपकी टेबल बन कर लेंगे, इसको तो कोई समस्या नहीं है। बोलो जल्दी से। तो ये पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए, ठीक है। मैं समझता हूं जितना ये बताया है इसको आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आइए, बहुत सिंपल है, इसमें 11वीं क्लास में 3D में बहुत कुछ नहीं दिया आपके यहाँ, बहुत सिंपल सा, मुश्किल से 20 मिनट का वर्क है। अब आइए डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बच्चों पॉइंट है x1 y1 z1 और ये पॉइंट है x2 y2 z2। जैसे 3D में हम डिस्टेंस निकालते, सॉरी 2D में निकालते थे, ऐसे 3D में तो क्या बन जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बस एक टर्म z वाला और बढ़ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। बोलो जी सर। इसके बाद आपका आएगा सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है जी? ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है बच्चों। इन दोनों पॉइंट को अगर कोई पॉइंट P
m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे, m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड अगर करता है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जैसे 2D में हम निकालते थे ऐसे 3D में है सिंपल, x इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 m प्लस n दिस इंटू दिस, ये करते थे। y इक्वल टू m इंटू y2 n इंटू y1 m प्लस n, z m इंटू z2 n इंटू z1 और m प्लस n, आया ना? अगर यही पर ये सीन बन जाता है, ये पॉइंट है a x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2 और ये पॉइंट P जो इसको m/n के रेशियो में क्या कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, तो कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में जैसे 2D में हम करा करते थे सेम टू सेम वही करना है कि n की जगह पर -m रख दीजिए इस फॉर्मूले, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बस ये आपका 11th क्लास में इतना सा दिया हुआ है 3D में, आपकी 4 एक्सरसाइज करके दी हुई है इसमें, कहने के लिए 4 है, चारों की एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज में आ सकती है, तो मुश्किल से 10-10 मिनट की 15 मिनट की चारों एक्सरसाइज है, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका सारा का सारा काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट करो, इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए भाई, इस पे एक प्रॉब्लम देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही, सो दैट द पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। आप लोगों ने 2D में पढ़ा था कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, वहां पे आपको चूंकि 2D का मतलब x y कोऑर्डिनेट लेते थे, यहाँ x y z तीनों ले रहे हैं, तो वहां कोलिनियर के कई सारे तरीके मैंने बताए थे, जिसमें आपका ट्रायंगल का एरिया 0 कर दें, स्लोप इक्वल कर दें, और तीसरा आपको डिस्टेंस वाला भी बताया था मैंने, क्या बताया था? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। सोचो, यस सर, और ये 3 पॉइंट है P Q R, कोलिनियर तभी तो होंगे जब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस हो जाए, यस सर, नहीं? तो बस अब आप सिंपल डिस्टेंस निकाल सकते हो। पी क्यू निकालना कितनी होगी? पी क्यू 1 माइनस माइनस 2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 3 माइनस 5, ये बच्चों कितनी आ गई? 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 40, बोलो जी, क्यू आर ये कितना बना? 6 36 4 16 कितना हो गया? 56। 56 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 रूट 14 कह सकता हूँ क्या? ऐसे ही पी आर निकालना 7 प्लस 2 का स्क्वायर, 81 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो गया? ये कितना होगा? 9 इंटू 14 होगा, बोलो भाई। पी क्यू प्लस क्यू आर जरा जोड़ना,
रूट 14 कॉमन आ जाएगा। यस सर। और ये पी आर की इक्वल हुई है जी, तो क्या कहेंगे हम? कोलिनियर। यस, फाइंड पी क्यू आर कोलिनियर। ठीक है, करिएगा लोग। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपका एग्जाम्पल है इसी में एनसीईआरटी में। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, पहला पॉइंट हमारा -4 6 10 हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने बी ले लिया और तीसरा सी ले लिया। ठीक, ये तीनों पॉइंट मुझे कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो चलिए मैं मान ले रहा हूं ये पॉइंट ए -4 6 10, ये पॉइंट बी 2 4 6, एक पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, जो इस ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि जी m इंटू एल क्यों नहीं लिया आपने? आप ले सकते हो ml भी, लेकिन जितनी कैलकुलेशन हमारी इजी हो उतना बेस्ट है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल ले लें। सपोज करिए m और n लेते हैं, m की वैल्यू 2 आती है, n की 3 आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस आगे पॉइंट p जो है उसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए रेशियो वही है, k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो अगर k की वैल्यू 2/3 है और इधर ये 1 है, तो रेशियो 2/3 रेशियो 1, तो मैं 2:3 तो कहूंगा इसे भी। जल्दी बोलो, यस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देने के दोनों को। तो चलिए मैं मान ले रहा हूं कि पॉइंट P जो है इस AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x क्या हो जाएगा? k/2, फिर 1 into -4 ओवर k+1, यानी कि 2k-4 ओवर दिस, हाँ या ना, y k into 4 1 into 6 k+1 4k+6 over this, z k into 6 1 into 10 over k+1 6k plus 10 over k+1। बोलो बच्चों, ये 3 पॉइंट आ गए x y z, ये पॉइंट P की तो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। जल्दी बोलो। अब हम जो है k की वैल्यू के लिए एग्जामिन करते हैं कि जो पॉइंट P है वो C के इक्विवेलेंट है। तो अगर पॉइंट P जो है वो C के इक्विवेलेंट है, तो x कोऑर्डिनेट 2k-4 ओवर k+1 14 होना चाहिए। 2k-4 14k+14, तो ये 12k इक्वल टू -18 और k इक्वल टू -18 ओवर 12, यानी कि -3/2 आया। जल्दी बोलो। अब k की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली y और z के कोऑर्डिनेट अगर 0 और -2 आ जाते हैं, तो हमारा पॉइंट P और C दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम पॉइंट हो गए। यस बोलो। यस। तो चलिए साहब, अब y कोऑर्डिनेट में k की वैल्यू रखिए 4 -3/2 -3/2, तो ये कितना हो गया? -6, यानी कि 0 ओवर -1/2, तो 0 आ गया। z देखिए 6 into -3/2 plus 10 -3/2 plus 1, तो -9 plus 10 -3 plus 2, तो 1 into 2 -1, तो -2 आया कि नहीं आया? क्या z कोऑर्डिनेट C का आ गया? जल्दी बोलो। तो अगर ऐसा आ जाता है तो अब हम क्या कहेंगे? Therefore point C, जल्दी बोलो, is a point which divide AB in the ratio of 3:2 external।
क्योंकि k की वैल्यू कैसी आई यहाँ पे, निगेटिव आई। तो निगेटिव आने का मतलब रेशियो एक्सटर्नल शो करे, पॉजिटिव आता तो रेशियो कैसा करता, इंटरनल शो करता। तो क्या कहेंगे, फाइंड C डिवाइड द लाइन joining A and B in the ratio of 3:2 externally, so ABC are coordinate। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिए नोटिस। चलिए भाई देखिए, ये आपके एक्सरसाइज 12.3 का प्रॉब्लम नंबर 5 है एनसीईआरटी में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये बच्चों P पॉइंट है और ये पॉइंट है Q, और हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने x y z मान लिए, जो इस PQ को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो, ये पॉइंट R ये मान लो, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 हो गया। बोलो, दो तरीके से इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक तो 1:2 और एक 2:1। जल्दी बोलो। तो सिंपल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 10 प्लस 2 × 4, 1 + 2, तो 10 + 8/3, यानी कि 18/3, 6। हाँ है ना। इसी ढंग से y क्या आ जाएगा, 1 × -16, 2 × 2, 1 + 2, तो -16 + 4/3, यानी कि -12/3, तो -4। ऐसे ही z 1 × 6, 2 × -6, 1 + 2, 6, -12, 3, -6, यानी कि -2। भाई r के कोऑर्डिनेट 6, -4, -2 आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। इसी ढंग से इसको रेशियो 2:1 कर लीजिए। क्लियर है, आप इसके पॉइंट को निकाल दें। ठीक, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, एक एग्जांपल है 30 नंबर। The centroid of the triangle ABC is at the point 1, 1, 1. If the coordinate of A and B, if the coordinate of point A and B are this and this, then find the coordinate of the vertex C। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे, भाई मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसके दो वर्टेक्स गिवन है, तीसरा जिसके कोऑर्डिनेट निकालने उसको मैंने x y z ले लिया। इनका सेंट्रोइड गिवन है 1, 1, 1। आप जानते हो सेंट्रोइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। और ये जो मीडियन है, ये जो सेंट्रोइड है, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं, बोलो। तो सिंपल आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। तो x मींस, और ऐसे z, z1 + z2 + z3/3। भैया x कितना है 1, x1 3, x2 -1 और x3 x दिया है। तो यहां से x + 2 = 3, x = 3 - 2 1 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो जी। अब इधर आइए, 1 = y1 कितना है -5, y2 7 + y3/3, y + 2 = 3, y = अगेन 1, z कितना है 1, z1 कितना है 7 -6 + z/3, तो z + 1 = 3, तो 3 - 1 = 2। जल्दी बोलो बच्चों। यस yes, तो तीसरा वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, 1 एंड 2। सीधा फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, भाई 2 डायमेंशन में पढ़ा था कि नहीं, वही फॉर्मूला ये। तो चलिए बच्चों,
ये आपका 3D कंप्लीट हो गया। 4 एक्सरसाइज इंक्लूडिंग मिसलेनियस आपको दिया हुआ था और आप सोच सकते हो कितनी इजी प्रॉब्लम्स थी। इसे आप कंप्लीट करके और कल अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। ठीक।